गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की तीसरी विधि, जिसमें दिया गया स्तंभ वर्णलेखी विधि। और नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले रासायनिक विधि या लवण निर्माण विधि। सबसे पहले बताएंगे स्तंभ वर्णलेखी विधि क्या है। तो कहेंगे सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली या सर्वाधिक उचित विधि क्या है, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी है। इस विधि के अंदर सबसे पहले एक इस प्रकार का स्तंभ लेंगे, जिसके अंदर हम क्या भरने वाले हैं, अधिशोषक ध्रुवण घूर्णक या अधिशोषक पदार्थ भरेंगे, जिसमें से हम क्या डालने वाले हैं, रेसिमिक मिश्रण को ऊपर से डालते हैं। तो रेसिमिक मिश्रण में से एक समावी अधिक तीव्रता से अधिशोषित होता है, जबकि एक समावी कम तीव्रता से अधिशोषित होता है। अधिक तीव्रता से अधिशोषित होने वाला समावी अधिशोषक स्तंभ में ऊपर रह जाता है, जबकि कम तीव्रता से अधिशोषित होने वाला समावी अधिशोषक स्तंभ में नीचे आ जाता है। अब क्या करेंगे, इस स्तंभ को ऊपर निकालने के लिए, समावियों को ऊपर से नीचे निकालने के लिए क्या करेंगे, उपयुक्त विलायक का उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रक्षालन। तो किसी प्रक्षालक द्वारा प्रक्षालन करते हैं तो डी और एल समावी एक एक करके नीचे आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम किसको अलग ले रहे हैं, एल समावी या डी समावी को अलग लेकर उसका क्या कर देंगे, वाष्पीकरण कर देंगे। फिर दूसरा समावी लेंगे, उसका फिर आसवन कर देंगे। इस प्रकार डी और एल दोनों समावियों को अलग किया जा सकता है स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो थ्योरी देखो क्या है, यह सर्वाधिक उचित विधि है। जिसमें ध्रुवण घूर्णक या सामान्य अधिशोषक का स्तंभ लगाकर उसके ऊपर रेसिमिक मिश्रण के विलयन को डाला जाता है। स्तंभ के लिए अधिशोषक अधिशोषक पर रेसिमिक मिश्रण का वर्णात्मक, मतलब सिलेक्टिव, एक का कम एक का ज्यादा, वर्णात्मक अधिशोषण होता है, जिसमें अधिक तीव्रता से अधिशोषित होने वाला प्रतिबिंब समावी स्तंभ के ऊपरी भाग में अधिशोषित हो जाता है। जैसे यहां हो गया, अधिक तीव्रता से अधिशोषित होने वाला भाग यहां पे अधिशोषित हो गया है, जबकि कम तीव्रता से अधिशोषित समावी स्तंभ के नीचे आकर
अधिशोषित होता है। इसके पश्चात उचित प्रचालक द्वारा प्रचालन करने पर दोनों समावी एक एक करके कॉलम से या कॉलम के नीचे बाहर आ जाते हैं। दोनों एक एक करके कॉलम से नीचे बाहर आ जाते हैं। पहले आ रहा है कम अधिशोषित होने वाला, पहले नीचे आने वाले समावी को वाष्पन द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात जिसका अधिशोषण कम हुआ है सबसे पहले वो आएगा नीचे और उसको वाष्पन द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। फिर दूसरा समावी देरी से नीचे आता है, जिसका अधिशोषण ज्यादा हुआ था, फास्ट हुआ था। दूसरा समावी देरी से नीचे आता है, अतः उसे दूसरे पात्र में, अतः इसे अलग पात्र में लेकर एकत्रित कर आसवन द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। तो दोनों को अलग कर लिया, आसवन द्वारा प्राप्त कर लिया है। इस विधि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब समावी शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब समावी शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, एकदम 100% शुद्ध प्राप्त हो रहे। एग्जाम्पल के लिए एक वैज्ञानिक आया हेंडरसन और रूल ने एक रेसेमिक मिश्रण लिया, पीफेनिलीन 20 एमिनो कैम्फर, इसके डी और एल समावी को अलग किया। डी और एल समावी को अलग करने के लिए अधिशोषक के रूप में डी लैक्टोज का उपयोग किया गया। तो लिखेंगे एग्जाम्पल केस इसका, हेंडरसन तथा रूल ने 1939 में सर्वप्रथम कैम्फर व्युत्पन्न, जिसको हमने बोला पी फेनिलीन 20 एमिनो कैम्फर के वियोजन हेतु डी लैक्टोज को अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त करके डी तथा
एल समावी को अलग किया। तो ये आपके सामने हमने डिजाइन किया है कि स्तंभ वर्णलेख की विधि क्या है, एक डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया किस प्रकार डी रेशमिक मिश्रण में से डी और एल समावी को अलग किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक विधि या लवण निर्माण विधि। देखो तो नंबर 4 डिस्कस है रासायनिक विधियां या लवण निर्माण विधि। सबसे पहले बताएंगे कि लवण निर्माण विधि ये रेशमिक मिश्रण को अलग करने की सर्वाधिक प्रयुक्त करने वाली विधि है। सबसे पहले बताएंगे जो रेशमिक मिश्रण होते हैं इसमें डी और एल प्रतिबिंब समायों के भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं, पूर्णतः समान होते हैं, अतः इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि रेशमिक मिश्रण को विवरिम समायों में बदल दिया जाए लवण बनाकर, तो इनके विवरिम समायों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर हम डी और एल समायों को अलग कर सकते हैं। तो इनमें क्रिस्टल, प्रभाजन, आसवन, विलेयता आदि गुणों के आधार पर डी और एल समायों को अलग किया जा सकता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि यह रेशमिक निर्माण के वियोजन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। यह रेशमिक निर्माण के वियोजन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रतिबिंब समायों के भौतिक गुण पूर्णतः समान होते हैं, परंतु विवरिम समायों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो प्रतिबिंब समायों को अलग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं, और उनको विवरिम समायों में बदल दिया जाए तो हम उनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि विवरिम समायों के भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अतः इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। आसानी से अलग किया जा सकता है, आप इजीली इनको आप अलग कर सकते हैं। तो इस प्रक्रम में रेशमिक मिश्रण का लवण बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? रेशमिक मिश्रण का लवण बनाएंगे। रेशमिक मिश्रण का लवण बनाया जाता है। तो देखो ये प्लस माइनस रेशमिक मिश्रण है। क्या बनाना है? लवण बनाना।
जो लवण बनेगा वो प्लस माइनस विवरण समावि का लवण विवरण समावि मिश्रण इससे क्या हुआ, जिससे प्रतिबिंब समावि विवरण समावि में परिवर्तित हो जाते हैं। विवरण समावि में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, विवरण समावि परिवर्तित हो जाते हैं। अब इनकी एक विशेषता अपन डिस्कस करें तो समान भौतिक गुण। तो पृथक नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं कर सकते। इधर अपन डिस्कस कर रहे हैं भिन्न भिन्न भौतिक गुण, विवरण समावियों के गुण होते हैं डिफरेंट। भिन्न भिन्न भौतिक गुण तो क्या कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। ओके, तो यहां बताएं समावि विवरण समावि में बदल दिया है, प्रतिबिंब समावियों को विवरण समावि में बदल दिया है, जिससे प्रतिबिंब समावि या जिससे प्राप्त विवरण समावि को प्रभाजी क्रिस्टल, जिससे प्राप्त विवरण समावि को प्रभाजी क्रिस्टल, आसवन, विलेयता आदि भौतिक गुणों या भौतिक विधियों द्वारा अलग कर लिया जाता है। जैसे इनको अलग करेंगे वैसे इनका जल अपघटन हो जाएगा। जल अपघटन करने पर एक आपको प्राप्त हो गया डी समावि और एक प्राप्त हो गया एल समावि। इनमें से प्रतिबिंब समावियों को जल अपघटन द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। इनमें से प्रतिबिंब समावियों को जल अपघटन द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सरूपण। समावेता के बारे में डिस्कस करें, जो लेसन के स्टार्टिंग में दिया गया था कि दो प्रकार के त्रिविम समावेता पाई जाती है, एक विन्यासी समावेता और दूसरा सरूपण समावेता। तो सरूपण समावेता के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले बताएंगे कि सरूपण समावेता किन में पाई जाती है। तो कहेंगे ये समावेता एल्केनों में पाई जाती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच
सिग्मा बॉन्ड, अर्थात सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष उनमें फ्री रोटेशन हो। एक कार्बन पर उपस्थित परमाणु या समूह का दूसरे कार्बन पर उपस्थित परमाणु या समूह के सापेक्ष यदि मुक्त घूर्णन होता है तो विभिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है। इन संरचनाओं को सरूपण समावि कहते हैं। ये संरचनाएं कमरे के ताप पर आसानी से एक्सचेंज हो जाती है, इस कारण इन्हें सरूपी या चक्रण समावि भी कहते हैं। तो देखेंगे किन में है विशेष प्रॉपर्टी बताई गई है एल्केनों में, जिनमें सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष फ्री रोटेशन होता हो तो उनमें सरूपण समावेता पाई जाती है। तो हम बताएंगे एल्केनों में कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण किसी अणु में उपस्थित परमाणु की विभिन्न त्रिविम व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है कार्बन कार्बन बंध के सापेक्ष फ्री रोटेशन, जिसके कारण इनमें एक कार्बन स्थिर रहेगा, दूसरे कार्बन जब रोटेट करेगा तो परमाणु कार्बन पर उपस्थित परमाणु या समूह का विन्यास चेंज हो जाता है, जो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित या रूपांतरित हो जाते हैं, जो एक दूसरे में आसानी से रूपांतरित हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे, उन्हें सरूपण कहते हैं तथा प्राप्त त्रिविम संरचनाएं सरूपण समावि या सरूपण या कह सकते हैं चक्रण समावि कहलाते हैं। जो मुक्त फ्री रोटेशन के कारण जो संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन्हें हम सरूपण समावि, सरूपण, चक्रण समावि कह सकते हैं। ओके, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कमरे के ताप पर इतनी तेजी से परिवर्तित होते हैं कि इनको आप अलग नहीं कर सकते, तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कमरे के ताप पर कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के मुक्त घूर्णन द्वारा स्वतः ही उत्पन्न होती रहती है, स्वतः ये उत्पन्न होगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एथेन। एथेन में दो कार्बन परमाणु है वो sp संकृत है जो सिग्मा बंध के द्वारा परस्पर जुड़े हुए, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के सापेक्ष फ्री रोटेशन करता है तो विभिन्न संरचनाएं बनती है। उनमें से केवल दो संरचनाओं को ही महत्वपूर्ण माना गया है
जिनमें एक संरचना को हम कहेंगे सरूप सांतरित या अंतरित संरचना और एक दूसरे को कहेंगे घर्षित संरचना। तो एग्जाम्पल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं एथेन के। एथेन में सरूपण, देखो एथेन में 2 sp संकरित कार्बन परमाणु परस्पर सिग्मा बंध से बंधित रहते हैं, जो मुक्त घूर्णन से विभिन्न सरूपण प्राप्त करता है, डिफरेंट संरचनाएं प्राप्त करता है, परंतु इनमें से केवल 2 संरचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। परंतु इनमें से केवल 2 संरचनाएं ही महत्वपूर्ण है। अर्थात एथेन सरूपण के कितने रूप बने? 2 रूप बनेंगे। अतः एथेन के 2 सरूपीय समावी होते हैं, जिन्हें क्रमशः घर्षित एवं सांतरित या लिख सकते हो अंतरित सरूपण कहते हैं। ओके, अब देखेंगे किसी यौगिक में विभिन्न सरूपणों को प्रदर्शित करने के लिए 2 विधियां दी गई, एक न्यूमैन प्रक्षेपण और एक दिया गया सोर्स प्रक्षेपण। तो हम न्यूमैन प्रक्षेपण के अनुसार एथेन के घर्षित और सांतरित संरचनाएं बनाएंगे, उसके बाद हम सोर्स के अनुसार एथेन के घर्षित और सांतरित संरचनाएं बना रहे हैं। देखिए किसी यौगिक के विभिन्न सरूपणों को प्रदर्शित करने की विधियां निम्न है। कौन कौन सी विधि है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूमैन। फर्स्ट है न्यूमैन प्रक्षेपण। न्यूमैन ने क्या बताया? न्यूमैन ने बताया न्यूमैन प्रक्षेपण में कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को प्रदर्शित किया है। तो उन्हें कहा कि सामने वाले कार्बन को और पीछे वाले कार्बन को हम देखेंगे तो सामने वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन को पूर्ण रूप से ढका हुआ होता है और सामने वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जो जुड़े होंगे वो परस्पर 120 डिग्री के कोण पर होते हैं और पीछे वाला कार्बन सामने वाले कार्बन से छिपा होने के कारण पीछे वाले कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है उन्हें हम परिधि से स्पर्श करते हुए 120 डिग्री के कोण पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए न्यूमैन प्रक्षेपण में
न्यूमेन प्रक्षेपण में अणु को कार्बन कार्बन अक्ष के प्रति, यानी कार्बन कार्बन बंध को अक्ष के प्रति इस प्रकार देखा जाता है कि सामने वाला एक कार्बन पीछे स्थित दूसरे कार्बन को पूर्णतः ढक लेता है, एकदम से ढक लेगा, जिससे आगे के कार्बन के शेष 3 सिग्मा बंध उसके केंद्र से मिलकर परस्पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 120 डिग्री पर दिखाई देते हैं। मतलब आप ये मान सकते हो, ये सामने वाला कार्बन, यहां से 3 लाइनें खींची गई हैं जो कितने डिग्री पे दिख रही है, 120 डिग्री पे आपको दिखाई दे रही है। ओके, अब बात करेंगे पीछे वाला कार्बन, ये सर्किल, तो यहां से भी 3 लाइनें खींच रहे हैं डॉट डॉट के रूप में, वो भी कितने डिग्री पे दिखाई दे रही है, 120 डिग्री पे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, परिधि से जो रेखाएं खींची जा रही है 3, वो कहां है, पीछे वाले कार्बन की है। तो अब लिख सकते हैं, जबकि पीछे के कार्बन के केंद्र, पीछे के कार्बन का केंद्र छिपा हुआ होने के कारण वर्त की परिधि, ये वाली वर्त की परिधि के बाहर से परस्पर 120 डिग्री कोण पर निकलते हुए, ये वाली ब्लू लाइन निकलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो आपने देखा है एथेन में कितने बॉन्ड हो गए, सिग्मा, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां। तो एथेन में कार्बन के साथ कितने, दोनों कार्बन के साथ 6 सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एथेन में टोटल 6, एथेन में 6 बंध या 6 H परमाणु, 6 बंध H परमाणु द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आगे के 3 H परमाणु और पीछे के 3 H परमाणु एक दूसरे के सिद्ध में हो या एक ही दिशा में देख रहे हो आप, अभिविन्यासित हो, यानी सामने वाले कार्बन के तीनों H जो 120 डिग्री पे है और पीछे वाले कार्बन के तीनों H जो 120 डिग्री पे एक ही सिद्ध में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी उसे हम घर्षित स्वरूपण कहेंगे।
अब यदि आगे के कार्बन के तीनों H परमाणु पीछे के कार्बन के तीनों H परमाणु को पूरी तरह ढक लेते हैं, तो एक दूसरे के स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसा स्वरूपण क्या कहलाएगा? घर्षित स्वरूपण कहलाता है। ओके, देखो डायग्राम देखो, ये सामने वाले कार्बन का सेंटर, यहां से 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं जो परस्पर 120 डिग्री पर है, और पीछे वाले कार्बन का केंद्र सामने वाले कार्बन से छुपा होने के कारण हमें सिर्फ पीछे वाले कार्बन का क्या दिखाई दे रहा है? परिधि दिखाई दे रही है, जहां से 3 हाइड्रोजन परस्पर 120 डिग्री पर है। ओके, तो सामने वाले कार्बन के और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक ही स्थिति में, अर्थात इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, संरचना क्या होगी? अस्थायी होगी। ऐसी संरचना को हम क्या कहेंगे? घर्षित स्वरूपण कहेंगे, घर्षित संरचना कहेंगे। एथेन की घर्षित संरचना हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं कि यदि सामने वाले कार्बन के तीनों H 120 डिग्री पर हो और पीछे वाले कार्बन के जो H है इसको 60 डिग्री रोटेट करवा दिया जाए, तो सामने वाले कार्बन के 2 H के मध्य पीछे वाले कार्बन का एक H यहां आ जाता है। देखो स्ट्रक्चर में यहां से रोटेट करवा दो 60 डिग्री, तो पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन यहां, ये यहां और यहां आ जाता है। तो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन के मध्य आ जाते हैं, जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, एनर्जी कम होती है, संरचना स्थायी होती है। तो आप ये कह सकते हो घर्षित और सांतरित में जो ज्यादा स्टेबल संरचना है वो सांतरित संरचना है। तो इसकी थ्योरी लिख रहे हैं। इसके विपरीत यदि आगे के कार्बन के तीनों H परमाणु के बिल्कुल मध्यवर्ती, मतलब 120 डिग्री का कोण है, तो मध्यवर्ती कितना हो जाएगा? 60 डिग्री पे आ जाए। मध्यवर्ती क्षेत्र में पीछे के कार्बन के H परमाणु दिखाई देते हैं, तो यह सांतरित स्वरूपण कहलाता है। तो आप ये कह सकते हो घर्षित को यदि 60 डिग्री रोटेट करवा दिया जाए संरचना में एक कार्बन को, तो सांतरित प्राप्त हो जाता है, और सांतरित को के एक कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करवा देंगे तो घर्षित संरचना प्राप्त हो जाती। तो ये डायग्राम जो दिया गया है ये किसके अकॉर्डिंग? न्यूमैन के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्स प्रक्षेपण क्या है। इसी में
सोर्स ने क्या बताया, सोर्स ने बताया कि इसमें एथेन में जो 2 कार्बन परमाणु है इनको एक तिरछी रेखा के द्वारा रखकर और अणु को किसी कोण से देखा जाता है। तो थ्योरी देखेंगे, सोर्स प्रक्षेपण सेकेंड। देखो क्या, सोर्स में अणु को कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत कार्बन कार्बन बंध के अक्ष से थोड़ा हटकर किसी कोण से देखा जाता है, कोई स्पेसिफिक कोण से इसको देखा जाता है। ओके, तो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें कि ये दोनों कार्बन को एक तिरछी रेखा से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, इस कार्बन के तीनों एच परस्पर 120 डिग्री पे होंगे और इस कार्बन के भी तीनों एच परस्पर 120 डिग्री पे हों। तो हम देखते हैं कि इस कार्बन, यहां से आप देखें कौन से, यहां वाले डायरेक्शन से आप देखेंगे तो यह हाइड्रोजन इसके सीध में आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसके सीध में आ रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इसके सीध में आ रहा है। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं, रिपल्सन देख रहे हैं इनके अंदर। इनमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में रिपेल, इस वाले हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में रिपेल। यदि प्रतिकर्षण हो रहा हो, एक कार्बन के हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन, या दोनों कार्बन के हाइड्रोजन एक ही सीध में आ रहे हैं, तो इस प्रकार की संरचना में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो संरचना क्या कहलाती है, घर्षित स्वरूपण कहलाता है। तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एक कार्बन के तीनों एच दूसरे कार्बन के तीनों एच परमाणु एक ही दिशा में विन्यासित हो, एक कार्बन के तीनों एच परमाणु दूसरे कार्बन के तीनों एच परमाणु एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो तो घर्षित स्वरूपण कहलाता है। ये वाला हमने पीछे न्यूमेन में देखा कि एक कार्बन को दूसरे कार्बन के सापेक्ष 60 डिग्री रोटेट करवा दें तो सांतरिक संरचना प्राप्त हो जाती है। ऐसा हम यहां करने वाले हैं। देखो, ये कार्बन फिक्स, दूसरे कार्बन को यदि 60 डिग्री रोटेट करवाएं तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये वाला यहां जाए और ये वाला हाइड्रोजन यहां जाए। ओके, तो ये संरचना प्राप्त हो रही है। ये वाला इसका अट्रैक्शन यहां दिख रहा है, ये वाला यहां दिख रहा है, दोनों में प्रतिकर्षण न्यूनतम है, अतः ये संरचना क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी। तो कहेंगे, सेकेंड बात करें इसके विपरीत,
इसके विपरीत एक कार्बन के तीनों H परमाणु, एक कार्बन के तीनों H परमाणु दूसरे कार्बन के H परमाणु के मध्य तलों में स्थित होते हैं तो सांतरित स्वरूपण कहलाता है। ओके, घर्षित और सांतरित स्वरूपण में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 3 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो कहेंगे घर्षित तथा एथेन के घर्षित तथा सांतरित स्वरूपण में ऊर्जा अंतर 3 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो एनर्जी को अर्थात सांतरित को घर्षित में जाने के लिए 3 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करें वल्ले सिस्टम में, जिनमें हम एग्जांपल ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन में घर्षित और सांतरित स्वरूपण, न्यूमेन संरचना और सोर्स संरचना देखेंगे। तो वल्ले तंत्र में स्वरूपण, वल्ले तंत्र में स्वरूपण, तो इसका एग्जांपल लिया गया है साइक्लोहेक्सेन। सबसे स्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोहेक्सेन है। C6H12। इसमें हम 2 प्रकार की संरचनाएं डिस्कस करें। इसको एक्सप्लेन करने वाले वैज्ञानिक थे मोर। मोर ने सर्वप्रथम साइक्लोहेक्सेन के 2 रूप, नौका रूप और कुर्सी रूप के बारे में बताया। मोर ने सर्वप्रथम साइक्लोहेक्सेन के 2 रूप, नौका रूप तथा कुर्सी रूप, बोट और चेयर फॉर्म बताया। साइक्लोहेक्सेन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं। साइक्लोहेक्सेन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं, अर्थात इनका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। ये स्वरूपण कोणीय विकृति से मुक्त होते, कोणीय विकृति नहीं होती। ये स्वरूपण कोणीय विकृति से मुक्त होते हैं तथा इन स्वरूपणों में ऊर्जा अंतर 6 से 7 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। इन स्वरूपणों में मतलब कुर्सी और नौका में ऊर्जा अंतर 6 से 7
किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, जबकि एथेन में कितना होता है, 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। एथेन के अंदर डिफरेंस इतना ही होता है। अतः ये भी कमरे के ताप पर तेजी से वे अंतर परिवर्तित हो सकते हैं। अतः ये भी कमरे के ताप पर एक दूसरे में तेजी से परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए कि कौन सा रूप लेना चाहिए न्यूमेन के लिए और सोर्स के लिए। तो इसमें डिस्कस करें सबसे पहले कुर्सी रूप। ओके, तो कुर्सी रूप के लिए इन्होंने बताया कि कुर्सी रूप में कार्बन C1 और कार्बन C4 के बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, जिसके कारण यह संरचना सबसे अधिक स्थायी होती है। अर्थात कर सकते हो जैसे एथेन में सांतरिक स्वरूपण मोर स्टेबल है, वैसे साइक्लोहेक्सेन में कुर्सी स्वरूपण मोर स्टेबल है। लिखेंगे कुर्सी स्वरूपण में साइक्लोहेक्सेन कुर्सी स्वरूपण में साइक्लोहेक्सेन वल्ली के विपरीत कोने के कार्बन परमाणु अर्थात C1 और C4 पर उपस्थित H परमाणु के मध्य दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस दूरी अधिकतम होती है। अतः यह स्थायी होता है। तो हम कह सकते हैं कुर्सी रूप क्यों स्टेबल है नौका की तुलना में, तो C1 और C4 पर उपस्थित H परमाणु अधिकतम दूरी पे होते हैं, जिसके कारण इनमें रिपल्सन रिड्यूस होता है और ये संरचना ज्यादा स्टेबल होती है। तो साइक्लोहेक्सेन के न्यूमेन और सोर्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं। न्यूमेन प्रक्षेपण सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं चेरफोन। तो हम जानते हैं इनमें स्टेबल कौन होगा, ये वाला चेरफोर्म स्टेबल है, बोर्डफोरम अनस्टेबल है। स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको बताया कि सामने वाले कार्बन को बिंदु से, पीछे वाले कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया सर्किल से। तो यहां कार्बन कितने ले रहे हैं फॉर्मूले के अनुसार 6। तो 1 2 ऐसा ही को डायग्राम इधर ले लें। तो कार्बन 2 2 हो गए 4। यहां पर डिस्कस करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सामने वाले कार्बन, तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये CH2, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आप बना रहे हैं चेरफोर्म स्टेबल, तो यहां से डॉट डॉट कर ले स्टेबल के लिए। तो यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो मिल रहा है ये वाला हो गया CH2। तो टोटल हाइड्रोजन 12 कार्बन हो गए, 2 यहाँ पे दिखा देंगे, 2 यहाँ पे 4, ये 5 एंड ये 6। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बोट फोरम। तो ये सामने वाले कार्बन से 3 120 डिग्री के कोण पर, ओके, तो यहां आप दिखा रहे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यदि बोट फॉर्म दिखाते हैं तो हमने बोला है कि सामने वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के ग्रुप एक ही सिद्ध में होती हैं। तो यहां से आप दिखा रहे हो पीछे वाले कार्बन के H, यहां से आप डिस्कस कर रहे हो CH2, यहां से आप डिस्कस कर रहे हो H, ये H, यहां से H और यहां से CH2। तो यहाँ पे हम देखेंगे सामने वाले कार्बन के ग्रुप और पीछे वाले कार्बन ग्रुप एक ही सिद्ध में है, तो ये संरचना अनस्टेबल है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग चेयर बनाए तो ये बना सकते हैं। ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, यहां पर टोटल 12 हाइड्रोजन है, जिसमें से 6 हाइड्रोजन एक्सियल होते हैं और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होते हैं। ओके, अल्टरनेट होंगे। तो देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब हाइड्रोजन, जिनमें ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल इक्वेटोरियल, ये एक्सियल इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एक्सियल, ये एक्सियल इक्वेटोरियल। एक एक्सियल होगा एक इक्वेटोरियल। तो ये कौन सा फॉर्म आपके सामने? चेयर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करें बोट फॉर्म इन सोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दें 1 2 3 और 4। तो यहां पे आपने देखा कि जो बोट फॉर्म है इसमें C1 और C4, और यहां देखेंगे 1 2 3 एंड 4, C1 C4 के हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो ये संरचना चेयर फॉर मोर स्टेबल। यहाँ कहेंगे C1 और C4 के हाइड्रोजन क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या नजदीक होंगे, जिन्हें फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहेंगे। इनमें रिपल्सन अधिक होता है, जिसके कारण बोट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन में अनस्टेबल होती है। ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ओके, हम रिप्रेजेंट कर दें H H H H, ये। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।